नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, भोकाल के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जो जीता सुहारा। देख सकते हैं इसका पृष्ठ। तो इस शानदार कॉमिक्स का शुभारंभ करते हैं। पृथ्वी के किस हिस्से पर किसका राज्य है, ये बात हर किसी को मालूम है, क्योंकि पृथ्वी का प्रत्येक हिस्सा किसी न किसी राजा के आधिपत्य में है। लेकिन समुद्र के बीचों बीच स्थित ये निर्जन लाल टापू किसके आधिपत्य में है, ये बात ना तो कोई साधारण व्यक्ति जानता है और ना इस टापू पर पहुंचे सैकड़ों राज्य के प्रतिनिधि। संपूर्ण विश्व के राज्य के प्रतिनिधियों के साथ आप भी यहाँ गुणिक महोदय, आप यहाँ कैसे पधारे। मुझे यहाँ पहुंचाने के पीछे उसी संदेश का हाथ है, राजा गोल, जो हर राज्य के प्रतिनिधि और तुम्हारे हाथ में थमा हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है, मान्यवर, संपूर्ण विश्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विश्व के हर राज्य पर विनाश अपने की दृष्टि डालने को तत्पर बैठा है। अगर आप अपने राज्य, अपनी प्रजा के प्राण बचाना चाहते हैं तो अपने राज्य के सर्व विद्या ज्ञाता प्रतिनिधि को ठीक पूर्णिमा के दिन दक्षिण में समुद्र के बीचों बीच लाल टापू पर भेजिए। आपका शुभाकांक्षी यक्षभुक्ति। कौन है ये यक्षभुक्ति, जिसने संपूर्ण विश्व को आतंकित करके हम सबको इस लाल टापू पर बुलवाया है, जो एकदम निर्जन और सुनसान है। विश्व रक्षा के नाम पर कहीं किसी ने हमसे मजाक तो नहीं किया। अगर तुम अपने पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें तभी पता चल जाएगा कि ना तो ये टापू निर्जन और सुनसान है और ना ही यहाँ बुलाकर किसी ने तुमसे मजाक किया है। पीछे पलटे सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को सामने शानदार क्रीड़ा स्थल बना दिख रहा था, और दिख रहा था वो शख्स जो अपने आप को कह रहा था यक्ष भुक्ति। वो यक्ष भुक्ति जिसका मत है कि पृथ्वी जैसे सुंदर और साधन संपन्न लोक पर साधन संपन्न लोक पर मनुष्य के रहने का कोई अधिकार नहीं। इस पर या तो देवताओं का आधिपत्य होना चाहिए या फिर यक्षों का। लेकिन देवताओं का मत है कि मनुष्य ही पृथ्वी पर रहने का सच्चा अधिकारी है। सदियों से हम यक्षों और देवताओं में ये बहस चली आ रही है। अभी कुछ समय पहले देवता विष्णु ने सदियों से चली आ रही इस बहस को ये कहकर अंत किया कि क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। इसलिए मैंने तुम सबको संदेश भेजकर यहाँ आमंत्रित किया है। यहाँ परीक्षा होगी। अगर इस परीक्षा में तुम विजयी हो गए तो ना मात्र तुम्हें सदियों तक इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार मिलेगा, बल्कि मेरी तरफ से उपहार में सुख समृद्धि देने वाली स्मयंतक मणि और सहस्त्र दिव्यास्त्र प्रदान करने वाली अस्त्र मणि मिलेगी। और अगर इस परीक्षा में कहीं तुम पराजित हो गए तो मैं इस पृथ्वी से मनुष्य का नामो निशान मिटा दूंगा और उसका आरंभ मैं तुम सबका नाश करके करूंगा। यक्षभुक्ति के इन शब्दों ने सभी को कंपा डाला। क्षण भर बाद ही यक्षभुक्ति की आवाज एक बार फिर सभी को आतंकित करती चली गई। परीक्षा शुरू होती है, सभी गौर से सुनो। सबसे पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए। पहले आधी धूप और आधी छांव ला कर दो, फिर कहीं से घड़ा भर अक्ल लेकर आओ। उसके बाद मुझे 2 गज धुआं चाहिए, ना 1 सुत कम और ना 1 सुत ज्यादा, पूरा 2 गज। ये परीक्षा का पहला चरण है, इसे पूरा करो, फिर दूसरा चरण आरंभ होगा। इसी के साथ गुणिक बैठा हुआ जो कि जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। अरे, मेरे प्रश्नों को सुनकर तुम ठहाका लगा रहे हो। बात ही ठहाका लगाने की है यक्ष भुक्ति, क्योंकि तुम परीक्षा के लिए ऐसे बचकाने प्रश्न को लेकर आए हो जिन्हें गुणित चुटकियों में हल कर देगा। अगर तुम्हारे पास ऐसे ही प्रश्न हैं तो तुम्हें ऐसी ही चीजें चाहिए, तो फिर मुझे तो इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे साथ आया मेरा कोई भी शिष्य इस परीक्षा में विजयी हो जाएगा। विजय वीर विक्रमसेन, अंगिराज, जरा खड़े होकर यक्ष भुक्ति की इच्छा तो पूरी कर दो। गुणिक के आदेश पर उसके साथ आए उसके तीनों शिष्य खड़े हो गए। उन्होंने यक्ष भुक्ति की इच्छा पूरा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा गुरुदेव। आधी धूप और आधी छांव को लाना बहुत कठिन है। घरे में अक्ल भरी नहीं रही। मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया, किसी भी तरह धुआं नापा नहीं जा रहा। अरे मूर्खो, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। हटो, मैं ये तीनों चीज यक्ष भुक्ति को लाकर देता हूँ। आओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने घमंड में चूर होकर तुमने पहले ही स्वयं को इस परीक्षा से अलग कर दिया है। बैठ जाओ अपने स्थान पर, किसी और को यह प्रयत्न करने दो। आओ। औरों की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। ये हरगिज नहीं कर पाऊंगा। मेरे से तो ये हरगिज नहीं होगा। मेरे तो पाँव कांप रहे हैं। मैं कैसे खड़ा हूँ।
बू, धोती गीली ना होती तो मैं शायद कुछ करता। कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई अपनी जगह से नहीं हिला, और ये सब देख जोरदार ठहाका लगा उठा यक्ष भुक्ति। हा 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 हा। मैं जानता था ऐसा ही होगा। मैंने देवता विष्णु को पहले ही समझाया था कि पृथ्वी जैसे सुंदर लोक को कुछ मनुष्य इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वे एकदम मूढ़ हैं, और कुछ इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि वे अपने बुद्धिमानी के घमंड में चूर हैं। खैर, मुझे क्या, मेरी बात सच साबित हुई तो मनुष्य ने मेरी परीक्षा में विफल होकर सिद्ध कर दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। यक्ष भक्ति के कंठ से निकले ठहाकों के साथ ही पृथ्वी से मनुष्य के नाश की प्रक्रिया आरंभ हो गई। लेकिन वो प्रक्रिया परवान चढ़ पाती उससे पहले ही। ठहरिए महानुभाव, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये विनाश करके पछताना पड़े। कौन हो तुम? मुझे भोकाल कहते हैं। रास्ते में समुद्र प्राणियों ने हमारे बेड़े पर आक्रमण कर दिया था। उन्हें समाप्त करने में समय लग गया, इसलिए यहाँ विलंब से पहुंचा हूँ। इस विलंब की क्षमा चाहते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पृथ्वी से मनुष्य का विनाश करने में इतनी अधीरता मत दिखाइए। थोड़ा धीरज से काम लीजिए। धीरज से काम लूं? यानी तू समझता है कि अगर मैं तुझे अवसर दूं तो तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मनुष्य को बचा सकता है? मैं ऐसी कोशिश अवश्य करना चाहूंगा। बाकी अगर मनुष्य जाति का अंत आपके ही हाथों लिखा है तो क्या किया जा सकता है? मुझे तेरी बातें अच्छी लगी। इसी बात पर मैं तुझे भी मनुष्य को बचाने का एक अवसर देता हूँ। धन्यवाद। अपने प्रश्न बताइए। यक्ष भुक्ति ने बताया कि उसे प्रश्नों के रूप में क्या चाहिए। भोकाल तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी करने में जुट गया। इस चारपाई के द्वारा मैं आपके लिए आधी धूप और आधी छांव लेकर आया हूँ। देख लीजिए, चारपाई में जहाँ छेद है वहां से धूप आ रही है, और जहाँ बाण है वहां से छांव। और ये लीजिए, घड़ा भर बुद्धि। बुद्धि यानी सिर का हिस्सा घड़े से भरा हुआ है। पूरा 2 गज धुआं भी अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 2 गज धुआं प्रस्तुत करने के लिए भोकाल ने तुरंत ही 2 गज की एक कांच की नली का प्रबंध किया और फिर धूप जलाकर उसका धुआं कांच की नली में भर दिया। लीजिए श्रीमान, ठीक 2 गज धुआं नाप लीजिए। भोकाल की प्रशंसा किए बिना न रह सका यक्ष भुक्ति। बहुत खूब, तूने बहुत ही खूबी से हमारी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अभी तो परीक्षा का मात्र पहला चरण ही पूरा हुआ है। परीक्षा के दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। ऐसा है तो इस मणि का सही मूल्य बताओ। उस विशाल दरियाई घोड़े को बिना किसी शक्ति का प्रयोग किए बिना उस पेड़ पर बिठाओ और इसे लक्ष्य पर इससे अच्छा निशाना लगाकर दिखाओ। क्या महाबली भोकाल परीक्षा के इस चरण को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भोकाल परीक्षा के इस चरण को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसे तो मात्र मैं कर सकता हूँ। भोकाल तो इस चरण में ऐसे उलझ कर रह जाएगा जैसे मकड़ी अपने ही जाल में उलझ कर रह जाती है। मनी तो बेशकीमती लग रही है। क्या मूल्य होगा इसका? भोकाल सचमुच उलझ कर रह गया था, लेकिन सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। इस शानदार मणि का मूल्य बताने से पूर्व क्या मुझे इस मणि को धूप अंधेरे में ले जाने की आज्ञा है? है। धन्यवाद। इस मणि का सही मूल्य 2 कौड़ी है श्रीमान। है? इतनी शानदार और चमकती मणि का मूल्य मात्र 2 कौड़ी? मरवा दिया भोकाल ने। जवाब एकदम सही था। ये मणि मात्र सूर्य के रोशनी में ही चमकती है। अंधकार में तो इसमें नाम मात्र की भी चमक नहीं है। और इसी से ये सिद्ध होता है कि ये मणि वास्तव में मणि नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी में पाकर चमकने वाला कांच का टुकड़ा है, और इसलिए इसका मूल्य मात्र 2 कौड़ी है। अब आइए मैं उस बड़े कुंड में स्थित विशाल दरियाई घोड़े को ब्रिज पर चढ़ाकर दिखाऊं, और उसके लिए मुझे शक्ति नहीं बल्कि काफी मात्रा में जल चाहिए, ताकि जल से ये कुंड भर जाए और उसमें तैरता हुआ वो विशाल दरियाई घोड़ा पेड़ के ऊपरी भाग पर उगी पत्तियां खाने के लिए पेड़ तक पहुंच जाए। और फिर मैं इस कुंड से इस निकास द्वार को खोलकर कुंड में भरे सारे पानी को कुंड से निकाल दूंगा। लीजिए, पहुंच गया वो विशाल दरियाई घोड़ा बिना ताकत लगाए पेड़ के ऊपर। वाह! अब रही निशाने की बात, तो क्षमा करना आपने बाण से जो निशाना लगाया है उससे उस छोटे से लक्ष्य को पूरी तरह घेर लिया है। इसलिए अच्छा निशाना लगाने का अब एक ही उपाय है कि अपने बाण को इस तरह छोड़ा जाए कि वह आपके बाणों को चीरता हुआ उस छोटे से लक्ष्य को भेद दे। आगे बढ़कर भोकाल की पीठ थपथपाए बिना ना रह सका यक्ष भुक्ति। वाह भोकाल वाह!
तुमने मेरी परीक्षा के दोनों चरणों में उत्तीर्ण होकर दिखा दिया कि मनुष्य पृथ्वी पर रहने का अधिकारी है। हालांकि कुछ मनुष्य पृथ्वी का नाश करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु तुम जैसे के होते पृथ्वी पर आंच नहीं आ सकती। मैं संतुष्ट होकर वापस लौट रहा हूँ, और वापस लौटते लौटते मैं न मात्र यहाँ मौजूद मनुष्य को प्राण दान में दे रहा हूँ, बल्कि तुम्हें उपहार में दिव्य स्मयंतक और अस्त्र मणि दे रहा हूँ। जहाँ स्मयंतक मणि से तुम अपार धन दौलत और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, वहीं अस्त्र मणि से तुम ऐसे सैकड़ों दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हो जिसके बल पर ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्तियां को हराया जा सकता है। आपकी दोनों मणियों का उपहार सिर माथे पर श्रीमान, परंतु ये दोनों मणियां मेरे पास आपके उपहार की स्मृति चिन्ह के रूप में रहेगी, क्योंकि दांतों मुझे स्मयंतक मणि का उपयोग करके अपार धन दौलत पाने की कोई चाह है, और ना अस्त्र मणि का प्रयोग करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने की इच्छा। मैं तो अपने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन, अपनी भुजाओं को सबसे बड़ा अस्त्र मानता हूँ। तुम धन्य हो भोकाल, पृथ्वी तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। अब चलता हूँ, विदा। यक्ष भुक्ति के अदृश्य होते ही विश्व भर के राज्य के प्रतिनिधि एक ही स्वर में पुकार उठे, महाबली भोकाल की जय। बधाई देने वालों में सबसे आगे जो था, उसे देखकर तो आश्चर्यचकित रह गया भोकाल। गुणिक, बधाई हो महाबली, यक्ष भुक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तुमने ना मात्र हम सबके प्राण बचाए, बल्कि समस्त पृथ्वी को भी बचाया है। और ऐसा करके तुमने मुझे बता दिया है कि तुमसे ईर्ष्या करके, तुम्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा हूँ। तुम तो सच्चे महाबली हो, वास्तविक ब्रह्मांड रक्षक। मैंने जो भूल की, क्या उसके लिए तुम मुझे क्षमा करोगे? मेरे समक्ष हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगकर मुझे अपमानित मत कीजिए घोड़िक मान्यवर। वास्तविकता यही है कि आपकी बुद्धि, आपके नीति ज्ञान के आगे मैं कुछ भी नहीं। इसका अर्थ है कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया भोकाल। धन्यवाद। आज मैं अपनी चोटी में गांठ लगाऊंगा। अब मेरी चोटी में ये लगी ये गांठ हमारी मित्रता की प्रतीक होगी। हो, मेरी चोटी में लगी ये गांठ भोकाल और मेरी मित्रता की प्रतीक होगी? कभी नहीं, कभी नहीं। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, सिंह बकरी को अपने ऊपर बिठाकर सवारी करवा सकता है, लेकिन गुणिक भोकाल से कभी नहीं मित्रता कर सकता है, क्योंकि गुणिक अपने उन पुत्रों की मृत्यु को कदापि नहीं भूल सकता जो भोकाल के कारण मारे गए। तो फिर सबके सामने भोकाल से की गई मित्रता क्या थी गुरुदेव? स्वांग, नीति ज्ञान। शत्रु की पीठ में छुरा घोंपने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसको गले लगा लिया जाए। मैंने भी वही किया, और वहां ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि वहां समस्त विश्व के राजाओं के प्रतिनिधि इकट्ठे थे, और भोकाल सभी को प्रभावित कर चुका था। और साथ ही वो यक्ष भुक्ति के वो 2 चमत्कारी मनिया भी प्राप्त कर चुका था जिस पर मेरा अधिकार था। अगर यक्ष भुक्ति ने मुझे अवसर दिया होता तो उससे वे मनिया मुझे प्राप्त होती। अब आप क्या करेंगे गुरुदेव? भाई, जो मुझे करना चाहिए। सबसे पहले मैं भोकाल से स्मयंतक और अस्त्र मणि प्राप्त करूंगा, और फिर इसके प्राण। क्या अब ऐसा होना संभव है गुरुदेव? हाँ, बहुत जल्दी ये संभव है। षड्यंत्रों के इस सम्राट के मस्तिष्क में क्या चल रहा था किसी को नहीं मालूम, भोकाल को भी नहीं। स्मयंतक और अस्त्र मणि को विकासनगर के बीचों बीच स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया है। इन मणियों से राज्य का गौरव और अधिक बढ़ गया है। आज के बाद विकासनगर हीरो के साथ साथ चमत्कारी मणियों की भी नगरी कहलाएगा। परंतु इन मणियों पर कोई भी बुरी नजर ना डाले, मुझे इसका ख्याल रखना होगा। विकासनगर की भलाई के बारे में सोचते सोचते भोकाल की आंख लग गई, लेकिन विकासनगर की सुरक्षा की चिंता ने उसे चैन की नींद नहीं सोने दिया। आह आह, उफ, नहीं महाबली, नहीं। क्या हुआ महाबली? संकट, विकासनगर पर गहरा संकट। मुझे तो अभी अभी विकासनगर गहरे संकट में दिखाई दिया रूपसी। अवश्य ही कोई बुरा स्वप्न होगा। स्वप्न नहीं, यह स्वप्न नहीं था रूपसी। मुझे निंद्रा में जो कुछ दिख रहा था, मुझे वो सब कुछ वास्तविक लग रहा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे चिन्ह भी दिखाई दिए जिनका संबंध स्वप्न से नहीं, मेरी वास्तविकता से है। और इसका अर्थ है कि कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। मुझे इस अनिष्ट को रोकना होगा, और उसके लिए मुझे तुरंत ही उन चिन्हों के बारे में जानना होगा जो मुझे दिखाई दिया। उसके लिए मुझे शीघ्र ही सारे राज्य को ऐसे छानना होगा जैसे छलनी से आटा छाना जाता है। राज्य के चप्पे चप्पे की खाक छानता भोकाल जब सफलता के पास पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। ओह नहीं, यही है वो गुफा जो मुझे स्वप्न में दिखाई देती। बड़ी ही विचित्र,
बहुत ही रहस्यमयी। इसी गुफा में होना चाहिए संकट, जिससे भविष्य में विकासनगर को खतरा हो सकता है। ओह, कड़ाक। संकट भोकाल के सामने ही था, उस रूप में भोकाल ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस विशाल अंडे से अभी अभी बाहर निकला ये अत्यंत भयानक प्राणी यहाँ से सीधा विकासनगर ही पहुंचता। अच्छा हुआ मैं सही समय पर यहाँ पहुंच गया। कड़ाक। इसे यही समाप्त कर देता हूँ। ओह, साधारण शक्ति और अस्त्रों की सहायता से इसे खत्म करने की सोचना मूर्खता है। इसके लिए तो मुझे चाहिए असाधारण शक्ति, जो देते हैं मुझे महागुरु भोकाल। अब ठीक है, अब मैं इसके अत्यंत घातक प्रहारों को रोक भी पाऊंगा और इसके टुकड़े भी कर पाऊंगा। ओह, मेरी तलवार भी इसके शरीर पर गहरे घाव तो बन रहा है, लेकिन वे घाव तुरंत ही भर जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि मुझे इसे काटने के लिए काफी अधिक शक्ति से इसके शरीर पर प्रहार तो करना ही होगा। साथ ही इस पर इतनी तीव्र गति से प्रहार करने होंगे, इसके शरीर का हुआ घाव भरने के स्थान पर इतना गहरा होता चला जाए, ये प्राणी ब्रिज की भांति कटकर धरा पर गिर पड़े। भोकाल की अद्भुत शक्ति और विलक्षण तेजी से उस भयंकर प्राणी को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भोकाल का काम समाप्त नहीं हुआ था। मेरा सोचना सही निकला। अगर मैं इस स्वप्न को देखकर उसकी वास्तविकता को जानने के लिए नहीं निकल पड़ता, तो विकासनगर में पहुंचने वाले इस संकट को समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन अभी तो एक ही संकट समाप्त हुआ है, एक शायद अभी शेष है, और उसके लिए एक बार फिर मुझे भटकना होगा। और इस बार मुझे इस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित स्वप्न में आने वाली ये लाल पहाड़ी ढूंढनी होगी, जिसकी तलहटी में काले पानी की झील हो। मिल गई। लाल पहाड़ी की तलहटी में स्थित काले पानी की झील मुझे मिल गई। अब मुझे यहाँ ये जानना है कि इस झील के काले पानी से आखिर ऐसा कौन सा संकट पैदा होगा जो विकासनगर के विनाश का कारण बनेगा। ओह, भोकाल जिस संकट के बारे में सोच रहा था वो कब निकला और कब उसे काली झील में खींचकर ले गया, उसे पता ही नहीं चला। तब तक उसकी जान मुश्किल में फंस चुकी थी। उफ, काली झील में रहने वाले भयंकर प्राणी ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। मुझे तुरंत ही इसकी पकड़ से छूटना होगा। ताकत से तो छूट नहीं पा रहा, तलवार से इसकी भुजाओं को काटकर छूटता हूँ। ओह, मुझे तो इस तरह से भी इसकी पकड़ से छूटना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं जितनी इन भुजाओं को काट रहा हूँ, ये उससे अधिक बढ़कर मुझसे लिपटती जा रही हैं। इससे तो छूटने का अब एक ही उपाय है कि मैं इन भुजाओं के स्रोत को ही काट कर फेंक दूं। और इन भुजाओं के स्रोत हैं वो भयंकर प्राणी जो मुझे यहाँ खींच कर लाया है। और मुझे नहीं लगता कि उस भयंकर प्राणी को मैं काट पाऊंगा, क्योंकि इस झील के काले पानी में वो प्राणी कहाँ है ये जानना अत्यंत कठिन है। आह, लेकिन इस प्राणी के बारे में जानना तो होगा ही। नहीं तो प्राण कब शरीर का साथ छोड़ देंगे नहीं जान पाऊंगा। ओह, कैसे खोजूं इस काले जल में उस भयंकर प्राणी को, कैसे और कहाँ ढूंढो। ओह, एक क्षण, इस काले जल में उस भयंकर प्राणी को ढूंढने का एक उपाय है, और उस उपाय को कार्यान्वित करने के लिए मुझे अधिक कुछ नहीं करना होगा। अपनी ज्वाला शक्ति का भीषण स्तर पर प्रयोग करना होगा। इससे होगा कि इस झील का सारा काला जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और काले जल की ओट में छिपा मुझे जकड़ने वाला भयंकर प्राणी सामने आ जाएगा। वो रहा। आप ज्वाला शक्ति से उसके चित्रे उड़ा देना मेरे लिए मुश्किल नहीं। झील का काला तल अगले ही पल उस भयंकर प्राणी के लहू से लाल हो गया। भोकाल के लिए यह समय चैन की सांस लेने का था। मेरे स्वप्न में आकर विकासनगर राजमहल को अपनी भुजाओं में जकड़ने वाला ये भयंकर प्राणी भी समाप्त हो गया, और इसी के साथ मेरा कार्य भी समाप्त हो गया। अब मैं लौटकर आराम करता हूँ, क्योंकि संकट टल चुका है। भोकाल के लिए यह संकट समाप्त होने का समय था, जबकि किसी के लिए आरंभ होने का। विचित्र गुफा में प्रयोग की गई भोकाल की शारीरिक और तलवार की शक्ति को मैंने इस यंत्र में संग्रहित कर लिया था, और अब यहाँ इसकी तलवार से निकली ज्वाला शक्ति को भी संग्रहित कर लिया। यही सब करने के लिए तो मैंने इस विचित्र स्वप्न यंत्र की तरंगों में भोकाल के मस्तिष्क को फंसाकर उसे वास्तविक लगने वाले ऐसे स्वप्न दिखाए, जिनसे विकासनगर को बचाने के लिए भोकाल निकल पड़ा। भोकाल को स्वप्न दिखाने के साथ
भोकाल को स्वप्न दिखाने के साथ ही मैंने अपने एक तांत्रिक शिष्य की सहायता से इसका भी प्रबंध कर रखा था। ये भोकाल जहाँ जाए वहाँ उसकी मुठभेड़ उन भयंकर प्राणियों से हो जो भोकाल से मारे तो जाए लेकिन उसे अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर दे। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। परंतु ऐसा होने से क्या हुआ गुरुदेव? इससे भोकाल का अहित इससे भोकाल का अहित क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी इससे भोकाल का कुछ भी अहित नहीं हुआ। परंतु देखते रहो, जब मैं इस यंत्र में संग्रहित भोकाल की शक्तियों को अपना इच्छित प्रयोग करूंगा तो भोकाल का ऐसा अहित होगा कि सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। हम अभी भी कुछ नहीं समझे गुरुदेव। समझने का प्रयत्न भी मत करो। सब कुछ समय बाद सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। उस समय की प्रतीक्षा करो और सभी अपने विशाल दल बल के साथ विकासनगर पर आक्रमण की तैयारी करो। सभी एक साथ कह उठे, विकासनगर पर आक्रमण? हाँ, ऐसा भीषण आक्रमण भोकाल और विकासनगर वासियों ने जिसकी कल्पना भी नहीं की हो। अपने सभी मित्रों, राजीव की सेना को इकट्ठा करके तुम्हें यह आक्रमण करना होगा और विकासनगर में किसी को भी इस आक्रमण की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। परंतु गुरुदेव, परंतु नहीं राजा चालुक, आक्रमण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जैसा ही राजा चालुक बाहर निकला वैसे ही एक रहस्यमय मुस्कान गुणिक के अधरों पर नृत्य कर उठी। मेरे शिष्य राजा चालुक के हाव भाव बता रहे हैं कि वो मेरे आदेश का पालन करने के लिए इतनी भारी सेना को लेकर विकासनगर पर आक्रमण करेगा कि भोकाल और विकासनगर की सेना को उससे संभलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। परंतु मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैं अपने इस स्वप्न यंत्र की मदद से भोकाल को आक्रमण का स्वप्न दिखाकर उसे आक्रमण से आगाह करता हूँ। क्योंकि भोकाल जैसा महाबली न्याय और पुण्य का साथी हारे, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। उसे जीतना चाहिए, हर दशा में जीतना चाहिए। निंद्रा हर इंसान को प्रिय होती है और निंद्रा के दौरान आए स्वप्न इस बात का प्रमाण है कि निंद्रा पक्की है, अटूट है। लेकिन जहाँ स्वप्न आदमी का भला करते हैं वहीं दुस्वप्न आदमी को कंपा डालते हैं। पौ धगड़ धगड़ धगड़, आई अच्छा, ओफ। फिर वास्तविक सा लगने वाला एक स्वप्न। निश्चय ही यह स्वप्न भी भविष्य में विकासनगर पर आने वाले संकट की चेतावनी है और उस संकट से निपटने के लिए मुझे तुरंत ही सेना को तैयार रहने के लिए कहना होगा। भोकाल के कहने पर सेना सतर्क हो गई। और सेना का इस तरह सतर्क रहना शीघ्र ही काम आ गया। हमारे कई शत्रुओं ने मिलकर हम पर आक्रमण कर दिया है। तुम्हारा कहना एकदम सही था महाबली। अच्छा हुआ हम पहले से ही तैयार थे। आओ अपना सैन्य बल उपयोग करें, सेनापति और शत्रुओं के छक्के छुड़ा दें। यो टनाक टन। उन्हें बता दें कि विकासनगर पर विजय पाने की सोचने का अर्थ है लोहे के चन्ने चबाना। भोकाल और विकासनगर की ताकत और पराक्रम के चलते शत्रुओं के छक्के छूटने ही थे, उनमें खलबली मचनी ही थी। हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, भागो भागो। ऐसे में शत्रु राजा के चेहरे पर चिंताएं की लहर खिंचानी लाजमी थी। भोकाल और विकासनगर की सेना अगर सतर्क ना हो जाती तो हम ये युद्ध जीत ही गए थे। हमने इतने गुप्त रूप से विकासनगर पर आक्रमण किया, फिर पता नहीं कैसे उन्हें हमारे आक्रमण के विषय में पता चल गया। लगता है विकासनगर का गुप्तचर तंत्र बहुत ही सतर्क है, तभी तो उन्होंने हमारे आक्रमण के विषय में पता लगा लिया। नहीं, ये कमाल विकासनगर के गुप्तचर तंत्र का नहीं, मेरा है। मैंने ही भोकाल को स्वप्न दिखाकर उसे इस आक्रमण से सतर्क किया था। गुरुदेव गुणिक, आपने भोकाल को स्वप्न दिखाकर उसे सतर्क किया? ऐसा क्यों किया आपने? भोकाल को जिताने के लिए। भोकाल हार जाए ये मुझे कतई स्वीकार नहीं था, और देख लो भोकाल जीत गया। परंतु तुम ये बात मत समझना कि ऐसा करके मैंने तुम सबसे छल किया है। वास्तविक यही है कि भोकाल की जीत ही भोकाल की हार है, उसके जीवन की हार। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम कुछ नहीं समझे गुरुदेव। सब समझ जाओगे। उधर उड़ते घूल के गुब्बारे को देखो, उस तूफान को देखो जो धरा के कलेजे को हिलाता हुआ अपने सामने आने वाली हर अड़चन को तिनके की तरह उड़ाता हुआ रणभूमि में आ पहुंचा है, ठीक भोकाल के सामने। और अब वो देखना
जिसे देखने के लिए मेरी और तुम सबकी आंखें ना जाने कब से तरस रही है। किसी की भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी सभी ने अपने उत्सुक निगाह लगा दी उधर, जिधर एक असाधारण अविश्वसनीय दृश्य घट रहा था। उस तूफान ने बिजली से चलते भोकाल के हाथ को रोक लिया था और धाड़, भोकाल की छाती पर एक प्रचंड गुस्सा जड़ दिया गया। भोकाल को लगा जैसे सैकड़ों हाथियों ने एक साथ उसकी छाती पर टक्कर मारी दी हो। ओह! मुंह से खून उगलते दूर जा गिरे भोकाल को निश्चय ही ना तो दिन दुनिया की कोई खबर थी और ना ही इस बात की कि मृत्यु उस तूफान के रूप में उसकी तरफ बढ़ रही है। एक क्षण बाद ही उस तूफान के विशाल हाथ बेखबर पड़े भोकाल का कचूमर निकालने के लिए उठ गए। अब देरी थी तो सिर्फ उसके वार करने की, लेकिन भोकाल पर वह वार नहीं हो पाया। युद्ध विराम की संध्वनि उसके हाथों में मानो जंजीर बनकर लिपट गई। पौ! इसी के साथ वो एक और चल दिया। महाबली को देखो, वो ठीक तो है ना? आह! ओफ! महाबली की चेतना वापस लौट आई। वकाल ने अपने पैरों पर खड़े होने में एक क्षण नहीं लगाया। कहाँ है मुझ पर प्रहार करने वाला वो दुष्ट? अपने आप को संभालिए महाबली। वो जो भी था यहाँ से जा चुका है, क्योंकि आज के युद्ध का विराम हो चुका है। आइए शिविर में चले और विचार करें कि शत्रुओं की तरफ से लड़ने आया वो महाशक्तिशाली व्यक्ति कौन है। मारक, मारक नाम है उस तूफान का। देवताओं और असुरों के बीच होने वाले युद्ध का एक अद्भुत योद्धा। मारक को शक्ति की देवी के साथ साथ बुद्धि और ज्ञान की देवी का वरदान था। वो कभी भी किसी भी शक्ति से नहीं हारेगा। उसकी अद्भुत वरदान के कारण ही मारक ने यह प्रण लिया हुआ था कि वह असहाय लोगों को साथ देगा, हर उस व्यक्ति की तरफ से लड़ेगा जो हार रहा हो, फिर चाहे असुर हो या देवता। अपने इसी अद्भुत प्रण के कारण मारक ने भी असुरों को हारते देख उनकी तरफ से देवताओं से लड़ने का निर्णय ले लिया। ऐसा हो जाता तो देवताओं की हार निश्चित थी, लेकिन देवताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर मारक को हमेशा गहन निद्रा में सुला दिया और यह प्रबंध कर दिया कि पृथ्वी की कोई भी शक्ति इसके निद्रा को ना तोड़ पाए। लेकिन देवताओं को उस प्रबंध के पश्चात भी मारक की निद्रा को आपने तोड़ा, भोकाल की शक्तियों की सहायता से। और आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भोकाल की शक्तियां पृथ्वी की नहीं, परिलोक की शक्तियां हैं। सही समझे? बिल्कुल ठीक समझे तुम। इसके साथ साथ अब हम ये भी समझ गए हैं गुरुदेव कि आपने हमें भोकाल और विकास नगर की सेना से हारने का षड्यंत्र क्यों रचा। अगर हम हारते नहीं तो मारक हमारा साथ देने नहीं आता। मारक के रूप में बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है। उसके एक ही मुष्टि प्रहार से जैसे महाबली को चित कर दिया। पता नहीं उसकी सांस लौटी भी होगी या नहीं। नहीं, भोकाल की सांसों की डोर अभी टूटी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो सबसे पहले इन हाथों को इसका पता चला होता। इसकी नसें फड़क उठती, ये चोटी में गांठ लगाने के लिए मचल उठते। लेकिन ऐसा होगा वैसे भोकाल के जीवन में हर मौत का अंधकार लेकर आएगा कल की भोर का सूर्य। एक क्षण बाद ही रणभेरी की आवाज पर हावी होती चली गई भोकाल की वो ललकार। आगे बढ़ो साथियों, आज हमें अपना अदम्य साहस और बल से दिखा देना है कि शत्रु लाख शक्तिशाली सही, परंतु उसके पांव हमारे राज्य की पवित्र धरा को नहीं छू सकते। सावध साथियों, ऐसे ही शत्रु का संहार करते रहो। ओह, ये एकाएक यह सभी क्यों कांपने लगे? हाथी क्यों कांप रहा था? भोकाल को जब इसका पता चला तो वह स्तंभ रह गया। ओह नहीं, ये तो वही योद्धा है और वो हाथी की सूंड पकड़कर उसे ऐसे घुमा रहा है जिसे बच्चा अपने खिलौने को घुमाता है। मुझे इसी की खोज थी, क्योंकि मैं इसके एक मुष्टि प्रहार का ऋणी हूँ और मैं उसके ऋण का उसे ब्याज सहित वापस करना चाहता हूँ। मारक जितनी तेजी से गिरा था उतनी ही तेजी से उठा और टनाक, दोनों की तलवार एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए विद्युत थी चमक उठी। जल्दी मारक की तलवार की चमक के आगे भोकाल की तलवार की चमक फीकी पड़ गई। ओह, अद्भुत तलवार है ये। मेरी तलवार को काट डाला और अब मेरी गर्दन को काट डालना चाहता है। मेरी गर्दन तक पहुंचने को तत्पर इसकी तलवार को मैं स्वयं इसके हाथों में नहीं रहने दूंगा। मारक के हाथों से तलवार छुड़ाकर भोकाल संभल पाता उससे पहले ही मारक ने उसे मिट्टी के ढेर की तरह उठाया और भड़ाक, च्यों! उफ ओफ, सही समय पर संभल नहीं जाता तो मेरे टकराने से क्रोधित हो उठे हाथी ने मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल डाला था। गजब की चपलता का प्रयोग करके हाथी के पांव की चपेट से बच गया भोकाल, लेकिन मारक के शिकंजे से नहीं बच सका। ओह,
भोकाल को तुरंत ही उस शिकंजे की भयंकरता का पता चला। आह! ये अपनी पूरी शक्ति से दबाकर मेरी हड्डियों को ककड़ी की तरह तोड़ देना चाहता है, और अपने इस उद्देश्य में ये सफल भी हो जाएगा अगर मैंने शीघ्र ही स्वयं को इसके शिकंजे से ना छुड़ाया तो। मुझे सबसे पहले अपने संपूर्ण शारीरिक बल का प्रयोग करके अपने पैरों को धड़ा पर टिकाना है और फिर इसे मारना है कोभी पचाड़। भोकाल द्वारा लगाई गई उस पटकनी ने मारक के मस्तिष्क को हिला दिया। अगले ही क्षण वह अपने हाथ को उठाकर चीख रहा है। क्या करना चाहता है वो? मारक क्या करना चाहता था यह अगले क्षण सामने आ गया। ओह क्रोध से कांपते उसके उठे हाथों में अत्यंत विशाल चट्टान प्रकट हो रही है, और वो विशाल चट्टान के नीचे मुझे दबा देना चाहता है। इसका अर्थ है कि वो अद्भुत शारीरिक शक्तियों के साथ साथ चमत्कारी शक्तियों का भी स्वामी है। ओह, इसके हाथों में फिर चट्टान प्रकट हो रही है, और इस बार मेरे साथ साथ शत्रुओं के छक्के छुड़ाते विकासनगर के सैनिक भी उसकी चट्टानों के निशाने पर हैं। आह! आह! मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा, नहीं तो अपनी इस चमत्कारी शक्ति से वो सब कुछ तबाह कर डालेगा। और चूंकि ये युद्ध के नियमों को तोड़कर अपनी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग कर रहा है, इसलिए भी मुझे पुकारनी चाहिए, वो काल! अब ना मात्र इन चट्टानों के बल्कि तेरे भी टुकड़े टुकड़े होंगे। आंधी की तरह लहराए भोकाल की तलवार की चपेट में आ गया मारक का शरीर गर्दन विहीन हो गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण ओह, कटने के पश्चात भी उसका शीश दोबारा जुड़ गया। सचमुच इसकी चमत्कारी शक्तियों की कोई सीमा नहीं। ओह, भोकाल को अब मारक के हाथ में एक विचित्र सी खड़क दिखाई दे रही थी, लेकिन उस खड़क ने मानो आकाश की सारी बिजलियां समाई हुई थी। ओह, कड़ाक! उस अद्भुत खड़क के वार को भोकाल ने जैसे ही अपनी तलवार पर रोका, वैसे ही मानो गजब हो गया। खड़क से निकली सैकड़ों बिजलियों की धारें भोकाल के शरीर से आ टकराई। ओफ! लहूलुहान होकर रह गया भोकाल का शरीर, लेकिन अपने साहस को लहूलुहान नहीं होने दिया उसने। डटा रहा वो सैकड़ों चमत्कारी शक्तियों के स्वामी मारक के सामने, जबकि इधर विकासनगर की सेना शत्रु सेना के साथ डटी हुई थी, और भोकाल के साथ साथ सेना भी तब तक डटी रही जब तक सूरज के पश्चिम की गोद में शरण लेकर युद्ध के विराम की घोषणा न कर दी। सारा दिन लड़ने वाले सैनिकों का आराम का समय आरंभ हो चुका था, लेकिन भोकाल को कहाँ आराम था। उफ! आपका तो सारा शरीर घावों का भंडार बन गया है महाबली। मुझे इन घावों की नहीं बल्कि इस बात की चिंता है कि सेनापति आखिर मारक जैसी दिव्य शक्ति आई कहाँ से, और वो शत्रुओं का साथ क्यों दे रही है। आखिर उसकी हमसे क्या शत्रुता है, पता लगाना होगा। मुझे इसका पता लगाना होगा। कहाँ चले महाबली? घाव पर औषधि तो लगा लो। महाबली रुको, अंधेरे में खो गया वो। क्या हुआ महाबली को? मारक से हुए युद्ध ने कहीं महाबली के मनोबल को तो नहीं तोड़ दिया? हो सकता है, क्योंकि मारक के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे महाबली लाख प्रयत्न के पश्चात भी पार नहीं पा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। भोकाल जैसे योद्धाओं की सांसों की डोर टूट सकती है। भोकाल जैसे योद्धाओं की सांसों की डोर टूट सकती है, परंतु मनोबल नहीं। देख लेना, कल युद्ध में मारक के छक्के छुड़ा देगा महाबली। महाबली, भोकाल, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो सत्य है, और सत्य यह है कि मारक के रहते हम शत्रु सेना से पार नहीं पा सकते। हमें पराजय स्वीकार करनी होगी। पराजय स्वीकार करनी होगी। मारक के प्रहारों ने तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि को भी घायल कर दिया है। जानते हो पराजय स्वीकार करने का क्या अर्थ होगा? अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के हवाले कर देना। ऐसा नहीं होगा भोकाल, कदापि नहीं होगा। हम मृत्यु स्वीकार कर सकते हैं, किंतु पराजय नहीं। मारक जैसी सैकड़ों शक्तियां भी शत्रुओं के बेड़े में शामिल हो जाए, तब भी हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। रात्रि को तुमने सही कहा था उप सेनापति। मारक के प्रहारों ने वास्तव में महाबली का मनोबल तोड़ दिया है, परंतु हमारे मनोबल अभी भी चरम सीमा पर है। इसलिए संभालो अपने अपने हथियार और शत्रुओं पर काल बनकर टूट पड़ो। सेनापति परवीन सिंह और विकासनगर सेना की शत्रुओं का काल बनने की तमन्ना उस समय धरी की धरी रह गई, जब उन्हें पता चला कि हमारी तलवारें लकड़ी की हैं, हमारे भाले भी। ओह, हमारे सभी अस्त्र शस्त्र लकड़ी के हो गए? ऐसा कैसे हो गया? हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। अब हम कैसे लड़ेंगे सेनापति जी? शत्रु हम पर हावी होते जा रहे हैं। शीघ्र बताएं सेनापति जी, क्या किया जाए? सेनापति जी क्या बताएंगे? लकड़ी के अस्त्रों और शस्त्रों से शत्रु का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम दोनों हटकर हम पीछे हटकर मैदान छोड़ दें। होता है।
मैदान छोड़ने का अर्थ तो हार होता है, लेकिन इस समय हार स्वीकार करने के सिवा कर भी क्या सकते हैं। इसलिए मैदान छोड़कर भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। वकाल के इस पुकार के बाद ही कई सैनिक वहां खड़ा नहीं रहा। भागो! ओ नहीं, तुम भी भागो सेनापति। ओह! विकासनगर की सेना के साथ उनका सेनानायक और उनका महाबली भी मैदान छोड़कर भाग रहा था, और ये विकासनगर की सेना की हार थी, और ये हार किसी को स्वीकार नहीं थी। और वो मारक था जिसने हारने वाले का साथ देने का प्रण लिया हुआ था। अरे ये क्या, अभी तक तो मारक हमारे विरुद्ध लड़ रहा था, अभी वो हमारी तरफ से लड़ रहा है। यही तो चाहता था मैं, इसलिए तो मैंने हारने की ये योजना रची। वास्तविक अस्त्र शस्त्रों को लकड़ी के अस्त्रों शस्त्रों से बदला। योजना? हाँ सेनापति, कल रात्रि को मैं अपने शिविर से अंधकार में इसलिए गुम हो गया क्योंकि मैं शत्रुओं के शिविर में गुप्तचरी करने जा रहा था। मैं ये रहस्य जानना चाहता था कि आखिर मारक जैसे दिव्य शक्ति शत्रुओं का साथ देने कहाँ से आई, और वो शत्रुओं का साथ क्यों दे रही है। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे शत्रुओं के शिविर में पहुंचते ही एक क्षण में मिल गई, क्योंकि वहां मुझे दिखाई दे रहा था गुणिक। ओह, तो इन सारे षड्यंत्र के पीछे गुणिक का दिमाग है। गुणिक बड़ी शान से सभी को अपने षड्यंत्र और मारक के बारे में बता रहा था। मारक के बारे में सब कुछ जानकर मैं समझ गया कि देवियों से मिले वरदान के कारण मारक को पराजित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर मारक पराजित नहीं हुआ तो विकासनगर पर शत्रुओं का अधिकार हो जाएगा। उफ, गुणिक के इस बुद्धि के जाल में इस बार बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं। ओह, मारक ने हारे हुए का साथ देने का प्रण लिया हुआ है। मारक के इसी प्रण के बल पर मैं गुणिक के बुद्धि जाल को भी काट सकता हूँ और उसे उसी में मात दे सकता हूँ, फंसा सकता हूँ, और उसके लिए मुझे और विकासनगर की सेना को हारना होगा। मैंने हारने की योजना बना ली, लेकिन मैं जानता था तुम और विकासनगर का कोई भी सैनिक अपने जीते जी हारना नहीं चाहेगा। इस समस्या से निपटने के लिए मैंने शस्त्रागार में रखे सभी अस्त्र शस्त्रों को लकड़ी के अस्त्र शस्त्रों में बदल दिया, और इन सब का जो परिणाम निकला वो तुम्हारे समान है। हमारी तरफ से लड़ता हुआ मारक शत्रुओं की धज्जियां उड़ा रहा है। तुम्हारी योजना अभूतपूर्व है महाबली, लेकिन ये योजना कब तक काम करेगी। शीघ्र ही मारक के कारण शत्रु हारने लगेंगे और वो फिर उनका साथ देने लग जाएगा। हाँ, ये समस्या तो है, लेकिन फिर भी इसका हल मेरे पास है। गुणिक के अनुसार मारक मेरे शक्तियों के कारण ही जीवित हुआ है। उसे शत्रु सेना में थोड़ी देर खलबली मचा लेने दो, फिर मैं उसे अपनी शक्तियों से ही समाप्त करूंगा। वो काल! पहले अपनी तलवार से उसका सिर काटूंगा और फिर अपनी भीषण ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसका प्रबंध करूंगा कि उसके शरीर और सिर के बीच में ज्वाला शक्ति की ऐसी बाधा खड़ी हो जाए जिसे पार करना शरीर के लिए भी कठिन हो और सिर के लिए भी। उसका सिर ज्वाला शक्ति की बाधा पार करने में जा रहा है, नहीं कर पाएगा। अब मैं उस सिर को उसके धड़ तक हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा। भुकाल मारक के सिर को थामे रखने के लिए अपनी शक्ति के एक एक कतरे का प्रयोग कर रहा था। करता भी क्यों ना, वो ये जानता जो था कि अगर चूक हो गई तो वो फिर कभी भी मारक को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। जल्द ही इधर मारक का शरीर बेजान होकर गिरा और उधर मारक का सिर भुकाल के हाथों से छुटकर आकाश में लहरा गया। ओह! आह! शीघ्र ही मारक के कटे सिर ने आकाश में अदृश्य होकर यह सिद्ध कर दिया कि भुकाल का भागीरथी प्रयास सफल हो चुका है और विकासनगर की सेना को शत्रु को हारने से कोई नहीं रोक सकता। आह! मारो, काटो! और इसी के साथ गुणिक एक बार फिर हार गया था। धिक्कार है, मारक जैसी शक्ति को लेकर भी मैं अपनी चोटी में गांठ लगाने में सफल नहीं हो पाया। धिक्कार है मुझ पर। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे भैया।